का फोटो खींच रहे हैं, स्क्रीन शेयर अपन चालू कर। वहीं से नहीं पाता। इसमें बंद करके चालू करूँ पहले भी हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आवाज आ रही है सब लोगों को? अश्विन, हर्षित, साजिद, आशी? यस सर, आ रही है। ओके फाइन, चलो। ओके, सो हम लोग हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। क्या नाम है इस चैप्टर का? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? हम लोग जो पढ़कर आए हैं फोर्स के बारे में क्लास 8th में, उसका हल्का सा मैं रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? some new participant. साजिद, आवाज आ रही है ना? I don't know. चलो कुछ बताते तो बात। ओके, सो हम लोग फोर्स के बारे में क्या पढ़ते थे? क्या होता था फोर्स की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन थी? इट इज अ पुश और पुल, है ना। ये क्या है? एक पुश है या पुल है। मान लो आप लोग यूजुअली क्या करते हो, अगर एक टेबल को आपसे दूर करना है तो आप दूर करने के लिए क्या करते हो? पुश करते हो, है ना। जैसे कि कभी मॉल में एंटर करते हो या मान लेते बैंक के अंदर जाते हो तो जो दरवाजा लगा होता है उसको क्या करते हो? कई बार पुश करते हो या पुल करते हो, है ना। अपनी तरफ खींचते हो या बाहर की तरफ खींचते हो, है ना। जैसे कि टेबल को आपसे दूर करना है तो आप क्या करोगे? पुश करोगे। पास में लाना है तो आप क्या करते हो? पुल करते हो, है ना।
मुझे लग रहा है बाकी लोगों को शायद आवाज नहीं आ रही। अश्विन आवाज आ रही है? यस सर। ओके। हर्षित अपना माइक चालू करो, वैसे माइक चालू नहीं है तुम्हारा। हाँ हर्षित आवाज आ रही है? यस सर। ओके। हाँ, तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि फोर्स एक प्रकार का पुल है या पुश है। मान लो एक बाल्टी को कुएं में से अगर बाहर निकालना है तो आप क्या करोगे? पुल करोगे, है ना, मतलब अपनी तरफ खींचोगे, है ना। तो इट इज अ पुल। हम लोग नॉर्मली जितने भी प्रकार के हम फोर्सेस लगाते हैं, उन फोर्सेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर पा रहे थे। या तो हम 8th क्लास तक हम उन फोर्सेस को क्या बोल देते थे कि या तो वो पुल है या तो क्या है, पुश है। या तो वो धक्का देना है या तो वो अपनी तरफ खींचना है ना। अब इन फोर्सेस की वजह से हम क्या क्या कर पाते थे, याद है? तो हम लोग पहला काम क्या कर सकते थे? वी कैन चेंज व्हाट? वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होगा? मान लो एक किताब है जो इस वक्त मेरी टेबल पे रेस्ट पे रखी हुई है। अगर उस किताब रेस्ट पे है, अगर मुझे उसकी स्टेट को चेंज करना है, उसको मोशन में लाना है, तो फोर्स क्या कर सकता है? उसको मोशन में लेके आ सकता है ना। एक फुटबॉल है, वो नॉर्मली अगर ग्राउंड पे पड़ी हुई है, उसको अगर मोशन में लेके आना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? किक कर सकते हैं ना। किक करना है यानी फोर्स लगाना। तो फोर्स लगा के आप क्या कर सकते हो? स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन चेंज, ठीक है ना। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? या तो हम रेस्ट की बात कर रहे हैं या फिर हम मोशन की भी बात कर रहे हैं। मोशन की बात करना है यानी मान लो एक फुटबॉल इस वक्त कुछ मोशन में है, उस मोशन को आप क्या कर सकते हो? स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस मोशन को स्टॉप भी कराया जा सकता है ना। तो फोर्स इसके क्या काम है? स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज करना, है ना। मान लेते हैं एक गाड़ी आपकी तरफ आ रही है और आप उस गाड़ी से टकरा गए, ठीक है। तो क्या हुआ? वो मोशन में थी और मोशन के बाद अब उसकी स्टेट चेंज होकर क्या आ चुकी है? रेस्ट आ चुकी है, ठीक है। सो इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट अदर थिंग्स इट कैन डू? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। डायरेक्शन को कैसे चेंज करेगा? तो सिंपल अगर हम लोग समझे तो एक फुटबॉल आ रही है और आपको मान लेते हैं राइट साइड से आ रही है और आपको लेफ्ट साइड पे पास करना है, तो आपने क्या किया? फोर्स की मदद से, यानी आपने किक किया और फोर्स की मदद से आपने क्या किया? डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। और कैसे डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं? बॉल्स देखा है, जो बिलियर्ड्स खेलते हैं या पोलो जो गेम खेलते हैं, वहां पे भी हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ना। फोर्स लगा के दो बॉल से हम क्या कर सकते हैं? वेट करना। आशी तुम्हारा माइक चालू नहीं है, माइक चालू करो अपना। आवाज आ रही है? ये रिप्लाई करो। यस सर। आई थिंक तुम आउट हो गई थी अभी। चलो, सो हम लोग क्या समझ रहे थे कि फोर्स के कारण हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं ना। पहला तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा हम क्या चेंज कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और तीसरा जो वर्ड हम लोगों को देखना है वो हम क्या कर सकते हैं? शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं ना। शेप और साइज हम किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है। शेप और साइज चेंज करने का क्या मतलब है? अगर मैं एग्जांपल में दूं तो लेट अस से कि आपके पास एक बलून है ना, तो उस बलून का आप क्या कर सकते हो? शेप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज किया आपने? प्रेस करके किया ना, कंप्रेस करके किया, यानी आपने फोर्स लगा के उसका क्या कर दिया? शेप चेंज कर दिया। एक रबड़ है, उस रबड़ का आप क्या कर सकते हो? शेप चेंज कर सकते हो। कैसे किया? फोर्स लगा के किया, है ना। तो अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? किसी को याद है? जो हम लोग रबर अपना जो शेप वापस से रीगेन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, किसी को याद है? इलास्टिक। इलास्टिसिटी, एग्जैक्टली। सो ये इलास्टिसिटी है ना। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें याद रखना। दिस इज 8th क्लास, है ना। चलो, ये भी मैंने 8th क्लास में बताया, बट दिस इज अ टॉपिक ऑफ 9। व्हाट इज बैलेंस एंड व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है? तो बैलेंस एक्चुअली पता तराजू को भी कहते हैं ना। तराजू को हम लोग बैलेंस ही कहते हैं, ठीक है। सो बैलेंस का क्या मतलब है? अगर मैं कभी बोलता हूँ कि
बैलेंस करो किसी दो चीजों को, तो दो चीजों को क्या बैलेंस का क्या मतलब होता है, बराबर में लेके आना, है ना। हम लोग यही समझते हैं बैलेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। सो यहाँ पर बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है, बैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होंगे जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये दो पार्टी तुम लोगों को खेलते हुए दिखाई दे रही है। इस गेम को क्या बोलते हैं, तो याद है क्या, चलो तो जो भी रोप वाला गेम है, ये गेम ये लोग खेल रहे हैं, तो होगा क्या कि मान लो यहाँ पर ये तीन लोग हैं, ये 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कुछ फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर भी ये लोग उतना ही फोर्स लगा रहे हैं ना। ये दोनों जो लोग हैं इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये किसी साइड जाने वाले हैं या वहीं का वहीं इन दोनों के बीच रहने वाला है ना, नहीं तो नहीं रहेगा। आप लोगों ने ये वाला गेम देखा होगा, इनको पता है क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा वर्ड, चलो। सो जब दो पार्टी ये गेम खेल रहे होते हैं या दो लोग ये गेम खेल रहे होते हैं, और अगर दोनों एक जैसा फोर्स लगाएं, ठीक है, एक जैसा फोर्स लगाएंगे तो ना कोई इधर जाने वाला ना कोई इधर जाने वाला है, ठीक है। सो इस टाइम पर जो फोर्स लगा रहे होंगे वैसा फोर्स क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स, ठीक है ना। अब क्या होता है, हम लोग ये गेम खेल रहे हैं ना, टग एंड ड्रॉ ऐसा कुछ बोलते हैं क्या इस गेम को, ओके। सो मान लेते हैं अब क्या हुआ, थोड़ी देर गेम खेलने के बाद एक पार्टी थोड़ी सी थक गई और इनका फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। ये जो लोग थे इनका फोर्स क्या हो गया, इन लोगों का फोर्स कम हो गया और इनका फोर्स अभी भी क्या ज्यादा है ना। सो ये लोग किस साइड चले जाएंगे, इस साइड पे चले जाएंगे ना, जहां पर फोर्स ज्यादा होता है ये उस साइड पे चले जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे फोर्स जहां पर दोनों इक्वल नहीं है वैसे फोर्स हम लोग क्या कहलाएंगे, अनबैलेंस फोर्स कहलाएंगे, है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आई थिंक ये दोनों डेफिनेशन क्लियर होंगी। व्हाट इज बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स यानी जब एक जैसे फोर्स लग रहे हैं ना, एक जैसे फोर्स लग रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी किसी भी साइड पे मूव नहीं कर रहा है ना, यानी उनकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो वो दोनों लगाए जा रहे हैं पावर, है ना। टग ऑफ वॉर ऐसा कुछ कहते हैं शायद इस गेम को, प्रोबेबली। चलो, और जो सेकंड टाइम पर जो ज्यादा इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं वहां पर क्या होगा कि ये जो लोग हैं वो इस साइड पर चले जाएंगे ना, इस साइड पे ज्यादा फोर्स लग रहा है हम लोगों के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे फोर्स हम लोग क्या कहलाने वाले, अनबैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स जब भी लगते हैं तो हम लोगों ने देखा कि कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है, ठीक है। तो याद रखो जब भी बैलेंस फोर्स लग रहे होंगे, व्हेनेवर बैलेंस फोर्स आर अप्लाइड, जब भी बैलेंस फोर्स लगते हैं तब भी देयर इज नो चेंज इन मोशन, है ना। तब कोई चेंज इन मोशन नहीं होता है, ये वर्ड ध्यान से सुनना, चेंज इन मोशन नहीं होता है, यानी वो दोनों लोग जो रुके हुए थे, ओके, तो जो दोनों लोग रुके हुए थे वो इस कंडीशन में भी क्या होंगे, रुके हुए होंगे, है ना। सो दिस इज नोन एज बैलेंस फोर्स, है ना। तो बैलेंस फोर्स के टाइम पर कोई भी नेट इफेक्टिव फोर्स नहीं होता है, इस वर्ड को हम समझते हैं अभी। और अनबैलेंस फोर्स के टाइम क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स के टाइम क्या होगा, अनबैलेंस देयर विल बी अ मूवमेंट इन द डायरेक्शन वेयर देयर इज हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जहां पर भी फोर्स की डायरेक्शन फोर्स ज्यादा होगा उस साइड पे क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि टग ऑफ वॉर में जिस साइड मूवमेंट जिस साइड फोर्स ज्यादा होगा उस साइड पे क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, है ना। तो अभी तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ, व्हाट इज बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में किसी को डाउट है तो बोलो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो। तो नेट फोर्स की बात करें, मान लो नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स, है ना। जितना भी फोर्स लग रहा है उसको अगर हम ऐड कर ले और सम कर ले तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नेट फोर्स कहलाएगा। जैसे कि मान लो मैं इस साइड से इस बॉक्स को इस साइड ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आप आए और आपने मेरी हेल्प करी, आपने भी मेरा जो फोर्स था वो इसी साइड पे लगाया। अगर एक ही डायरेक्शन में हम दोनों फोर्स लगा रहे होंगे तो ये फोर्सेस क्या हो जाएंगे, मान लो मैंने फोर्स लगाया कुछ F1, आपने फोर्स लगाया कुछ F2, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, मेरे एडअप हो जाएंगे ना।
क्योंकि सीधी सी बात है कि आप भी जिस साइड लगा रहे हैं मैं भी उसी साइड लगा रहा हूँ फोर्स, तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और ये दोनों फोर्स मिलके एक नेट फोर्स बन जाएगा, है ना। नेट फोर्स कैसे बन जाएगा, मान लो आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, मैं 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स एड अप होके कितने हो जाएंगे, 8 न्यूटन, है ना। सो दिस इज नेट फोर्स। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स। अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दो, और अलग अलग डायरेक्शन में हो तो दोनों क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। एक मिनट रुको। जैसे कि लेटस से हम लोगों ने यहाँ पर ये एक बॉक्स था, इस बॉक्स पर मान लेते हैं कि मैं इस साइड से फोर्स लगा रहा हूँ 3 न्यूटन का, और आपने भी इधर से फोर्स लगाया 3 न्यूटन का, ठीक है। ओके, सो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉक्स कहीं नहीं जा रहा है ना, यानी दोनों फोर्स जब अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक की डायरेक्शन क्या दिख रही है, एक की डायरेक्शन राइट हैंड साइड दिखाई दे रही है, एक की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रही है ना। तो अगर दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे ना। कैंसल आउट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोगों के जो फोर्सेस थे F1 माइनस हम F2 कर देंगे, है ना। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लो कि मैं यहाँ से इस बॉक्स पे लगा रहा था 10 न्यूटन का फोर्स, आप आए आपने इधर से लगाया 15 न्यूटन का फोर्स। सो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, कोई आंसर कर पाएगा इसका, व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट है ना दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन कब करेंगे, सब्ट्रैक्शन कब करेंगे। एडिशन तब करते हैं जब एक जैसी डायरेक्शन हो, सब्ट्रैक्शन कब करते हैं जब अलग अलग डायरेक्शन। मुझे बताओ व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस, कोई आंसर करो इसका। अश्विन, अश्विन आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आ रही। आ रही है तो बोलो व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिएगा अभी, 25 25। ओके, आशी क्या होना चाहिएगा रिजल्टेंट फोर्स, 5 होना चाहिएगा। साजिद, साजिद एक्चुअली आवाज नहीं आ रही है। हर्षित क्या होना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स। ओके, सो अश्विन बाबू सीन ये है कि इस वक्त ध्यान दो, इस वक्त एक फोर्स लग रहा है इस साइड पर और दूसरा फोर्स लग रहा है इस साइड पर। अरे मैं इधर से धक्का दे रहा हूँ, तुम इधर से धक्का दे रहे हो ना। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों अपन एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं क्या, नहीं, हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं ना। और अपोज करने में पावर कौन ज्यादा लगा रहा है, पावर तुम ज्यादा लगा रहे हो, तुम 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। तो इस कंडीशन में दोनों फोर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इन दोनों का क्या होना चाहिएगा, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इट शुड बी 15 माइनस 10। ओके, so what it will be resultant is 5 Newton in the left direction। हम लोग डायरेक्शन भी बताते हैं ना, in the left direction। ओके, मैं कुछ फोर्स के बारे में बात बताना भूल गया, उसको अभी हल डिस्कस कर लेते हैं, चलो। ओके, अगर किसी को ध्यान है तो मुझे बताओ, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, एंड व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर। अगर किसी को पता है तो ये बताओ। शायद नील सर पढ़ा चुके हैं वेक्टर और स्केलर क्या होता है। फोर्स की ऐसी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। अश्विन, फोर्स कैसी क्वांटिटी, चलो तो ध्यान रखना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड यानी मतलब इनके पास कुछ वैल्यू होगी, है ना, और डायरेक्शन यानी इनके पास कुछ डायरेक्शन होगी। और स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है, जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ओके,
वेट करना। देखो मेरा क्या मतलब है वेक्टर से, मेरा क्या मतलब है स्केलर से। सुनो, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि इस वक्त टाइम क्या हो गया, तो तुम लोग घड़ी में देख के बताओगे सर 10:25 हो गए, है ना। क्या इसके साथ तुम लोग कभी डायरेक्शन जोड़ते हो? ऐसा बोलते हो कि 10:25 नॉर्थ डायरेक्शन में, 10:25 साउथ डायरेक्शन में, ऐसा कुछ बोलते हो? नहीं बोलते हो। अगर मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि तुम लोगों का वेट कितना है, तो मान लो हमारा अश्विन बताता है कि उसका वेट 100 किलो है, ठीक है। तो अश्विन वेट ऐसे थोड़ी बताएगा कि 100 किलो नॉर्थ डायरेक्शन में, 100 किलो साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। क्या वो वेट ऐसे बताएगा? नहीं, वो वेट ऐसे नहीं बताएगा, ठीक है। सो ऐसी सारी क्वांटिटी जिनमें मात्र मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है ना, जहां पर हम वैल्यूज का यूज कर रहे हैं। जैसे कि कहां पर हम लोगों ने वैल्यूज का यूज किया, टाइम के साथ, डायरेक्शन के साथ, है ना। तो यहाँ पर जहां पर मात्र हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का यूज कर रहे हैं, ऐसी सारी क्वांटिटी हम लोगों को क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। सो दिस ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी यानी ऐसी सारी क्वांटिटी जहां पर हमको डायरेक्शन जोड़नी पड़े, जहां पर हमको डायरेक्शन बतानी पड़ती है ना। तो फोर्स क्या है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी। क्यों फोर्स एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना। आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो या आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही हैं, वहाँ उन सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अच्छा, मैं एग्जांपल और बताऊं। डायरेक्शन, स्पीड की बात करें, ठीक है। स्पीड को हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है, जब इसमें डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं तुम लोगों से पूछूं कि तुम लोगों की स्पीड क्या है, तो तुम लोग स्पीड के साथ में डायरेक्शन को जोड़ सकते हो। तुम्हारे पास ऑप्शन है डायरेक्शन को जोड़ना है या नहीं जोड़ना है ना। तो तुम लोग अपनी स्पीड क्या बता सकते हो कि तुम लोगों की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में, 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। तो ये पॉइंट तो वैलिड है, बिल्कुल डायरेक्शन ऐसे बता सकते। अगर मैं तुमसे पूछूं कि किस साइड जा रहे हो, तो तुम लोग बताओगे सर मेरी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में। अच्छा, एक्सेलरेशन वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, हम लोग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। मैं भी 5-6 बार रिपीट कर चुका हूँ, फटाफट बताओ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अश्विन, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद और रखना। पहला, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है ना। आशी, किसी पॉइंट में डाउट है? नो सर। साजिद और हर्षित, अभी भी तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। कुछ डाउट हो तो बताओ, मतलब मैसेज नो कर। सर। अच्छा, नो सर। हर्षित की भी आ रही है, साजिद की भी आ रही है। चलो, सो आई थिंक ये क्लियर होगा ना, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। यस सर। ये अभी नील सर ने भी पढ़ाया होगा ना ये टॉपिक तो। तो बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स हो गया, और हम लोगों ने बात कर ली कि इफेक्टिव फोर्स क्या होता है ना, नेट फोर्स है ना, दोनों फोर्स का एडिया सम। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, और जिनसे क्वेश्चन पूछूं वो आंसर करना, ठीक है। वैसे भी तुम लोग आंसर करते नहीं हो। तो जहां पर मैं जिनसे पूछूं वो लोग आंसर करना। मान लो मैं इस साइड से लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तुम लोग आए, तुम लोगों ने लगाया इधर से 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तुम लोगों ने ये 3 फोर्सेस लगाए। इस केस में मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा व्हाट इज द नेट इफेक्टिव फोर्स, है ना। नेट इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, और ये बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है, क्या ये बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आएगा या अनबैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करना है। लेट अस स्टार्ट विथ हर्षित। हर्षित, हर्षित बाबू, यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी?
मैं यहाँ से 10 लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे ना, यहाँ से कोई 2 न्यूटन का लगा रहा है, कोई 3 न्यूटन का लगा रहा है और 5 न्यूटन का लगा रहा है, तो ये बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है साजिद? सर बैलेंस फोर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नेट फोर्स? नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? ओके अश्विन? सर हाँ अश्विन, सर बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स है, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है? सर 20 न्यूटन। कौन बता रहे हैं 20 न्यूटन? हाँ आशी, कितनी वैल्यू होगी इसकी? 20 न्यूटन। देखो आशी, फिर से वही चीज है कि हम लोगों को डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना, फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मान लो मैं आया, मैं यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होता और तुम आते तो तुम भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाते, उस कंडीशन में मैं बोलता कि दोनों फोर्स मेरे क्या हो गए, ऐड हो गए, तो मेरी वैल्यू आती है 20 न्यूटन। पर इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में तुम फोर्स लगा रहे हो इस साइड और मैं फोर्स मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस साइड और तुम लोग फोर्स लगा रहे हो इस साइड, है ना। तो मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इस साइड और तुम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो इस साइड, है ना। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं ना। तो हमेशा याद रखना कि बैलेंस फोर्स के टाइम तो हमेशा हमारा आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये तुम लोगों को पता चल गया था कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं ना। तो बैलेंस फोर्स के टाइम इस डायरेक्शन में लगने वाला 10 न्यूटन जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस क्या हो जाएगा 10 न्यूटन जो कि कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। सो हम लोग क्या कहेंगे कि ये बैलेंस फोर्स है और बैलेंस फोर्स के टाइम जो हमारा नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स तो हमेशा हमारा 0 ही होगा, ठीक है। जो मैं नेट फोर्स की बात कर रहा था वो हम लोग अब उस पॉइंट पे भी आ गए ना। तो बैलेंस फोर्स जो हो गए हमारे, बैलेंस फोर्स आर अप्लाइड ऑन द, जब भी बैलेंस फोर्स अप्लाइड करते हैं तो हम लोगों का कोई भी नेट इफेक्टिव फोर्स नहीं आता ना, इफेक्टिव फोर्स की कोई वैल्यू नहीं आती। अगर इफेक्टिव फोर्स की बच्चों कोई वैल्यू आ रही होती तो ऑब्जेक्ट उस साइड में मूव कर जाता। अगर तुम लोग बोलते कि सर 20 न्यूटन है तो 20 न्यूटन किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की साइड चला गया, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। या तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा या तो वो राइट डायरेक्शन पे जाएगा, डिपेंड किस पे करेगा, जो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, तुम ज्यादा लगा रहे हो या मैं ज्यादा लगा रहा हूँ। अगर अभी हम बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, तो इसका क्या मतलब है कि नेट इफेक्टिव फोर्स हमारा 0 है। और अगर नेट इफेक्टिव फोर्स हमारा 0 होता है तो देयर इज नो चेंज इन मोशन, है ना। हमारा जो ऑब्जेक्ट जो ये था वो हमारा वहीं का वहीं रहेगा, है ना। और व्हेन वी टॉक अबाउट अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नेट इफेक्टिव फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना, लेफ्ट में आएगी या तो राइट में आएगी, ठीक है। और जो नेट इफेक्टिव फोर्स की वैल्यू आएगी, ऑब्जेक्ट हमारा किस साइड पे जाएगा, जिस साइड की वैल्यू बड़ी होगी, जो ज्यादा बड़ा फोर्स लगा रहा होगा उसकी साइड ऑब्जेक्ट चला जाएगा ना। ऐसा याद रखना, जहां पर बड़ा फोर्स उस साइड पे ऑब्जेक्ट हमारा चला जाएगा, है ना। सो इसके कारण से क्या होगा, हमारी मोशन चेंज हो जाएगा ना। देयर इज, ऊपर क्या था, देयर इज नो चेंज इन मोशन, यहाँ पे क्या होगा, देयर इज चेंज इन मोशन, ठीक है। आई एम अगेन फ्रेमिंग समथिंग, देखते हैं ये कितना क्लियर हुआ है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर तुम लोग ऊपर से लगा रहे हो 20 न्यूटन और यहाँ पर 2 लोग नीचे से लगा रहे हैं 2 न्यूटन, 15 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। सो मुझे बताओ व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, किस साइड पे होगा, और ये बैलेंस फोर्स आएगा या अनबैलेंस फोर्स आएगा। कोई भी आंसर करो, साजिद। सर अनबैलेंस फोर्स। And what is the value of this unbalanced force? 20 न्यूटन। नहीं, देखो 20 न्यूटन तो मैं ऊपर से लगा रहा हूँ और 2 लोग नीचे से लगा रहे हैं 15 न्यूटन और 2 न्यूटन। अब क्या होगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अश्विन सर कितना आंसर आएगा, वह एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आता नहीं आता? 3 न्यूटन।
आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो आशी कितना आंसर होगा 17 Newton. बच्चे? 2 न्यूटन 20 सर न्यूटन ऊपर से आ रहा है तो 15 और 2 न्यूटन साथ में आ रहा है। चलो इस चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 3 न्यूटन सर आंसर। अच्छा आंसर 3 न्यूटन। देखो तो आशी अगर हम ध्यान से देखें तो जो मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ किस साइड लगा रहा हूँ, बॉटम की साइड लगा रहा हूँ ना, नीचे की साइड लगा रहा हूँ। सो इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू कितनी 20 न्यूटन। तुम लोग कितना लगा रहे हो, अपवर्ड फोर्स लगा रहे हो। अपवर्ड फोर्स कितना कितना लगा रहे हो 2 न्यूटन और 15 न्यूटन। एड अप होके कितना हुआ 17 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। एक है डाउनवर्ड एक है अपवर्ड, दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, दोनों का रिजल्टेंट आएगा 20 न्यूटन माइनस, सॉरी पेन कहाँ गया। सो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, दोनों का रिजल्टेंट आएगा 20 न्यूटन माइनस 17 न्यूटन। और मेरे ऑब्जेक्ट को किस साइड जाना चाहिएगा, नीचे की साइड जाना चाहिएगा ऊपर की साइड जाना चाहिएगा? ऊपर की साइड, नीचे की साइड। नीचे की साइड से। ओ भैया इसमें नींद खुल गई तुम्हारी, नींद खोलो थोड़े। एक आधी खुद को थोड़ा थप्पड़ अप्पड़ मारो, चिमटी काटो, खुद को बताओ कि सुबह हो चुकी है और क्लास हम लोगों की चल रही है, ठीक है। चलो 3 न्यूटन, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि डाउनवर्ड का फोर्स बड़ा है ना। आई थिंक थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। चलो अभी भी किसी को कुछ डाउट है मुझे बताओ। अपन और एक आधी का एग्जांपल लें क्या, क्योंकि मैं आ नो सर। जाऊंगा। ये जो डेफिनेशन है फ्रिक्शनल फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स भी हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स यानी ऐसा फोर्स जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करता है मतलब जिस साइड आपने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक्ट करेगा, है ना। मान लो कि आप एक टेबल है, एक टेबल ये लेट अस से कि ये एक हमारी टेबल है ना। ये जो हमारी टेबल है इसको आप आगे की साइड फोर्स करने की कोशिश, आगे की साइड धक्के देने की कोशिश कर रहे हो, बट ये टेबल मूव नहीं कर रही है ना। तो क्यों मूव नहीं कर रही होगी, इस चीज का आंसर करो। तो क्या आंसर करना है तुम लोगों को, तुम लोगों को बोलना है सर क्योंकि ये जो फोर्स है ये हमारा फोर्स बैलेंस हो रहा होगा, है ना। ये फोर्स बैलेंस हो रहा होगा, जब भी बैलेंस होता है तब भी कोई नेट इफेक्टिव फोर्स नहीं निकलता, और जब भी कोई नेट इफेक्टिव फोर्स नहीं निकलता तब भी हमारी कोई वैल्यू नहीं आती है ना। तो क्या रोक रहा है, ये जो टेबल है मेरी चेयर पे रखी, मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, वहां पे एक टेबल रखी है, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। पर वो टेबल आगे की साइड मूव नहीं कर रही, तो क्यों नहीं कर रही होगी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये मूव नहीं कर रही। मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, यू आर पुशिंग द टेबल बट द टेबल इज नॉट मूविंग। व्हाई दिस इज नॉट मूविंग, बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन, है ना। जमीन में क्या है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण वो मूव नहीं कर रही है। कई बार देखा है पंखा नहीं चलता, कूलर के टाइम चल रहा होगा तो किसी ने तो घर पे नोट करा होगा कि उनका कूलर नहीं चल रहा है ना। वो क्यों नहीं चल रहा होता, हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लग गई है ना। जंग लग गई है ना, फ्रिक्शन आ गया उसके अंदर। जब फ्रिक्शन आ गया है तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उस फोर्स को अपोज कर रहा है, ठीक है। अब मान लो जब तक ये फोर्स इसको अपोज कर रहा होगा, ठीक है, जब तक ये फोर्स इसको अपोज कर रहा होगा तब तक हम क्या बोलेंगे कि हमारे फोर्स को क्या करा जा रहा है, बैलेंस करा जा रहा है ना। और जब ये फोर्स हमारा अपोज नहीं हो रहा होगा तब क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि एक फोर्स बड़ा हो जाएगा, एक फोर्स छोटा हो जाएगा। मान लो कि मैं फोर्स लगाते जा रहा हूँ लगाते जा रहा हूँ लगाते जा रहा हूँ, और एक टाइम ऐसा आया कि मेरी टेबल ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरी टेबल ने जब मूव करना स्टार्ट कर दिया तो क्या कहोगे, तो तुम लोग कहोगे कि जो मैं फोर्स लगा रहा था वो फोर्स किससे बड़ा है, वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है। ये मेरे लगाने वाला फोर्स और ये मेरा फ्रिक्शन वाला फोर्स, ठीक है। तो जब मेरा लगाने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हो जाएगा तो मेरी चीज क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। मतलब ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नेट इफेक्टिव वैल्यू निकलेगी मेरी, ठीक है, नेट इफेक्टिव वैल्यू। ओके, सो अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पर भी समझ में आया थोड़ा बहुत? ओके हर्षित, याद आ रहा व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? हर्षित हाँ या ना तो बोलो।
यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बता दो सर। जो बिल्कुल मूव नहीं करता। जब बिल्कुल मूव नहीं करता, एग्जैक्टली। अश्विन, व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? बताओ। ओके, देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे डायग्राम देखना और इस चीज को समझना भी, ठीक है। देखो, कभी मान लेते हैं घर में कोई अलमारी है, उस अलमारी को हम खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने चलो, तो हम लोगों ने मान लो हम लोग मिलकर उस अलमारी को अपनी तरफ खींच रहे हैं और हमने लगा दिया 100 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। इस अलमारी को हम आगे धकाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सब लोगों ने मिलकर कितना लगा दिया, 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। लेकिन इस वक्त भी हमारी जो टेबल है, जो हमारी अलमीरा है, वो अलमीरा हमारी मूव नहीं करी है ना। जो मेरे पीछे एक अलमीरा दिख रही होगी, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ पीछे, बट वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है। सो ये इतने फोर्स लगाने के बाद भी मूव नहीं कर रही, तो क्या कहोगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कितनी होगी, कितनी होगी अश्विन? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी इस कंडीशन में, अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो 100 न्यूटन। ओके, सो सिंपल वर्ड्स में अगर आप जितना फोर्स लगा रहे हो और चीज मूव नहीं कर रही, तो सीधी सी बात है कि फ्रिक्शन ने भी क्या करा, उतना ही फोर्स लगा दिया। फ्रिक्शन ने भी 100 का ही फोर्स लगा दिया। मान लो अब आपने फोर्स अपना बढ़ा के कर दिया, इस 100 को कर दिया आपने 150, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जो हमारा अलमीरा था, वो अलमीरा हमारा अभी भी मूव नहीं कर रहा है। तो आशी इस केस में हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50 न्यूटन। 50 नहीं बच्चे, क्योंकि चीज मूव नहीं कर रही है। 100 को भूल जाओ, ये 100 लिखा हुआ था यहाँ पर चीज मूव नहीं कर रही है ना। मूव नहीं कर रही है यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं, और जब कोई चीज मूव नहीं कर रही होती तो सीधी सी बात होती है कि फ्रिक्शन ने भी उतना ही फोर्स लगा दिया है ना। अरे मान लो एक ट्रक के सामने, एक ट्रक को आपने धक्के देने की कोशिश करी, पर ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा है ना। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जमीन क्योंकि वहां पे क्या है, फ्रिक्शन लगा रहा है ना। तो आपने अगर 150 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन ने भी कितना फोर्स लगा दिया, 150 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो वो चीज मूव नहीं कर रही होगी, है ना। तो ऐसा फ्रिक्शन जब चीज मूव नहीं करती, जो हमारे हर्षित ने बताया, ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये स्लाइड में नहीं दिखेगा, इस चीज को हल्का से लिख लेना, ठीक है। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम हमारे फोर्सेस क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो ओके, हाँ, और अगर मैं बात करूं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात अभी करते हैं। चलो मान लो कि अब आप 150 के बाद आप पहुंच गए 200 न्यूटन पे। अब आपकी जो अलमीरा थी, वो अलमीरा क्या करना चाह रही, जस्ट मूव करने के लिए रेडी है ना। वो अलमीरा पे अगर आपने हल्का सा भी 200 न्यूटन से अगर आप ऐसा भी आपने किया 200.1, अगर आपने इतना भी किया, तो आपकी अलमीरा क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, है ना। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके अगर 200 न्यूटन लगाने पर ऑब्जेक्ट अगर अभी भी मूव नहीं कर रहा है, तो हमारे जो फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन को हम क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। कि अब तो भैया लिमिट हो गई है ना, कि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कि इससे ज्यादा अगर आपने फोर्स लगा दिया तो अब क्या कर जाएगी, हमारी चीज मूव कर जाएगी। बट इस वक्त भी फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इस वक्त की फोर्स की वैल्यू हमारी 200 न्यूटन ही होगी, क्योंकि अभी हमारी अलमीरा मूव नहीं कर रही है, वो रेडी टू मूव है ना, मूव करने के लिए जस्ट रेडी है, बट वो मूव कर नहीं रही है, ठीक है। सो दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैं ये क्यों समझा रहा हूँ तीनों फ्रिक्शन, मैं तुम लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ये तीनों फ्रिक्शन, ताकि तुम लोगों को क्लियर हो कि क्या बैलेंस फोर्स है, क्या अनबैलेंस फोर्स है ना। तो व्हाट इज, यहाँ पर फोर्सेस हमारे बैलेंस है या अनबैलेंस है साजिद? अगर मैं 200 लगा रहा हूँ और चीज मूव नहीं कर रही है, तो साजिद ये कैसा फोर्स है? सर बैलेंस। बैलेंस है ना। क्यों बैलेंस है? क्योंकि हमारा फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि होता होगा, आपने अलमीरा को खींचते वक्त देखा होगा कि अलमीरा मूव नहीं कर रही है और फिर एकदम खसक जाती है ना, एकदम मूव कर जाती है। तो मान लो
आपकी अलमीरा मूव कर गई, आपने आपका फोर्स बढ़ा के करा 250 न्यूटन और आपकी अलमीरा मूव कर गई, ठीक है। मान लेते हैं फ्रिक्शन इस वक्त कितना फोर्स लगा रहा था, फ्रिक्शन की वैल्यू तो लिमिट 200 ही थी, तो मान लेते हैं कि वो 200 पे आके रुक गया, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द नेट वैल्यू, नेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि आपकी फोर्स की 50. 50, ओके। सो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स, है ना। ओके आशी, क्लियर हो रहा है ये आशी अश्विन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ कुछ पूछ लूं, बेइज्जती करवा लूं अपनी भी थोड़ी सी, चलो। ओके, इट्स टाइम टू आस्क समथिंग, देखते हैं किसको आता है। ओके, मान लो ये मेरा फोर्स मैंने यहाँ पर लगाया, मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन मेरा इस वक्त कौन सा एक्ट हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है मेरा इस वक्त। तो मुझे वैल्यू बता सकते हो कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब मेरी कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। सो अश्विन, क्या होनी चाहिए कि वैल्यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू, अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एट दिस टाइम? 100 Newton. कितनी? 100 न्यूटन। ओके, अरे 150 वाला एग्जांपल था, वो एग्जांपल भी चला गया दोस्त। हाँ हर्षित, कितनी वैल्यू होनी चाहिए? आशी, व्हाट शुड बी द वैल्यू? 50 Newton. या डोंट गेट सो मच कंफ्यूज, गलत भी बोलोगे तो क्या हुआ, है ना। सो इट विल बी 50 न्यूटन। क्यों अश्विन 50 न्यूटन? क्योंकि देखो, अगर चीज मूव नहीं कर रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जमीन 100 न्यूटन का फोर्स लगा दे। अगर जमीन 100 न्यूटन का फोर्स लगा देगी और इस साइड से 50 लग रहा है, तो ऐसा हो जाएगा कि चीज अपने आप मूव करने लग जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है ना। क्योंकि ये तो अनबैलेंस फोर्स हो गया। तुम सीधा सा बोलोगे सर हम 50 का लगा रहे हो, फ्रिक्शन ने अगर 100 का फोर्स लगा दिया, तो मतलब आप धक्का दे रहे थे इस साइड और चीज कर गई इस साइड कर, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप अलमीरा आगे खसकाने जा रहे थे और अलमीरा ने फोर्स लगा के आपके साथ टेबल को ही पीछे कर दिया ना, आप और अलमीरा दोनों पीछे खसक गए, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। सो फ्रिक्शन तो उतनी ही, या तो उतनी वैल्यू लगाता है जितनी वैल्यू आप फोर्स की लगा रहे हो, या उस वैल्यू से कम लगाता है जब आप फोर्स की वैल्यू एक्सीड कर जाते हो, ठीक है। ओके, सो एट दिस टाइम, क्योंकि मैंने वहां पे लिख भी दिया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो इस टाइम भी क्या वैल्यू हो जाएगी? 50 हो जाएगी। ओके, मुझे मतलब समझाओ, अगर मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और अगर मैं कह रहा हूं कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो इस वर्ड का क्या मतलब है? इस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी और इस लिमिटिंग का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? Sir, 101 Newton. अगर मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरी अलमीरा थी ये मूव नहीं कर रही है ना, पर मूव करने के लिए जस्ट रेडी है, मूव नहीं कर रही है पर मूव करने के लिए रेडी है, तो तुम लोग क्या कहोगे कि सर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आशी कितनी होगी? 100 Newton. हाँ, इस टाइम पर भी 100 न्यूटन ही होगी, ठीक है। पर अब तुम लोग इस 100 को कैसे समझाओगे? तुम लोग बोलोगे कि सर इस वक्त भी जो हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 100 न्यूटन तो है, पर क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसका क्या मतलब है कि अब ये लिमिट पे पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि अगर इस फोर्स से अगर आपने हल्का सा भी, ये जो 100 था, इससे अगर आपने हल्का सा भी फोर्स बढ़ाया, मैं नहीं जानता मेरा पेन किधर है इस वक्त, अगर आपने इस फोर्स से हल्का सा भी फोर्स बढ़ाया, तो इसके बाद क्या हो जाएगी? हमारी जो अलमीरा होगी वो क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी, है ना। सो आई थिंक इट इज क्लियर दैट दिस वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी साजिद? 100 न्यूटन ही होगी। हाँ, अब आपने इस 100 से बढ़ा के अगर आपने कर दिया 101 न्यूटन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती है ना, इस 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। एक ही वक्त तक जमीन रोक के रखेगी ना, उसके बाद कैसे रोकेगी? तो अगर इसके बाद नहीं रोक सकती तो आपका क्या बच जाएगा? नेट फोर्स बच जाएगा 1 न्यूटन का, और इस 1 न्यूटन के साथ आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। याद रखना फ्रिक्शन हमेशा कहाँ एक्ट करता है, जिस साइड आप फोर्स लगाते हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, फोर्स को अपोज करता है। ओके, ये डायग्राम देखो, आपने यहाँ फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कहाँ पर लगा, बैक साइड पे है ना, पीछे की साइड पे ही लगा। चलो ओके, सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। वेट करना एक मिनट। ओके, अभी तक किसी को कुछ भी डाउटफुल हो तो मुझसे पूछो, No, sir. मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, सो काइंडली मुझे आंसर करो कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस टाइम पर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं या अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं। Balance. अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस। है ना, हमारा क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम लोगों को फोर्स किस एक्ट कर रहा है, अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। आराम से आ जाओ, आज मुझे लग रहा है सब लोग थोड़े टेंस से हो। चलो, क्या कर रहे हो रात में, ज्यादा देर तक मूवी देख रहे हो क्या। चलो ओके, सो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने फोर्स के बारे में काफी सारी बातें कर ली, है ना। चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला फोर्स के बारे में हमने क्या जाना था, इट इज अ पुश और पुल। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो क्या क्या काम कर सकता है, या तो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, यानी उसको रेस्ट में ला सकता है, या तो उसको क्या करवा सकता है, मूव करवा सकता है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा और क्या कर सकता है, शेप और साइज चेंज कर सकता था और डायरेक्शन चेंज कर सकता था, ये 3 काम कर सकता था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फोर्स इज अ किस टाइप की क्वांटिटी थी, बताओ मुझे हर्षित, आवाज आ रही है तो फटाफट बताओ। फोर्स इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट रिक्वायर्स वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को जोड़ते हैं ना। ये बिल्कुल डिपेंड, डायरेक्शन पे बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप किस साइड से डायरेक्शन लगा रहे हो, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्शन लगा रहे हो, आप यहाँ से डायरेक्शन लगा रहे हो, आप यहाँ डायरेक्शन लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो या इधर लगा रहे हो, डायरेक्शन पे डिपेंड जो सारी चीजें करती हैं वो सारी चीजें हम लोगों की काय में आएंगी, वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, वो फोर्स को हम हमेशा कुछ तो यूनिट होगी, जैसे लेंथ को तुम कुछ तो बताओगे, मीटर में है, किलोमीटर में है। जैसे टेम्परेचर पूछा तो ये तो बताओगे कि सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में है ना। टाइम पूछा तो तुम ये तो बताओगे कि मिनट में बता रहे हो, सेकंड में बता रहे हो या आवर में बता रहे हो, है ना। तुम लोग ये बता रहे हो कि मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में 2 मिनट लगते हैं या 2 घंटे लगते हैं, है ना। क्या यूज कर रहे हो वो वैल्यू तो बताओगे ना। सो ऐसे ही फोर्स की जो वैल्यू होती है, वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जो एसआई यूनिट, उसको एसआई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट जो होगी वो हम लोग क्या होगी, न्यूटन। न्यूटन। और फोर्स का फॉर्मूला पता है किसी को क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। चल रहा है ओके। सो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो मास हम किस यूनिट में लेते हैं, मास हम हमेशा लेते हैं केजी में। एक्सेलरेशन की किसी को यूनिट ध्यान हो तो बताओ, इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कॉपी में लिखो ये सब लोग कि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। यस सर। एक्सेलरेशन क्या होता है ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट मास इज इन केजी एंड एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकंड, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। याद रखना, फोर्स इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ओके, so let us talk about first law of motion. The first law of motion states that फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों का बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ध्यान ध्यान। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है
तो मोशन में रहेगा अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है। जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तो वो हम लोगों क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तुम लोगों की किताबें हैं, किताबें एक हफ्ते से डेस्क पे रखी हुई, तो डेस्क पे रखी हुई है ना, वो वहां से मूव नहीं कर रही होंगी, नहीं कर रही है ना। क्यों मूव नहीं कर रही? क्योंकि तुम लोग उस पर जाकर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, उसको तुमने मूव करने की कोशिश ही नहीं करी। एक फुटबॉल है, फुटबॉल अगर ग्राउंड पे पड़ी हुई है तो ग्राउंड पे पड़ी रहती है। क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि जब तक जाके आप किक नहीं करोगे, जब तक जाके आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक वो क्या नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी, है ना। और बोले तो क्या बोल सकते हैं कि कोई चीज मूव कर रही है। जैसे कि अगर हम स्पेस में चले जाएं, स्पेस में जाके देखें, तो स्पेस में तुम लोगों को पता होगा कि बहुत सारे प्लेनेट मूव कर रहे हैं ना। अर्थ भी हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, बहुत सारे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। कुछ मेटेरॉइड्स हैं, वो मतलब कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं, वो पत्थर भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना। तो ये जो पत्थर हैं जो मूव कर रहे हैं, ये पत्थर भी क्या मूव करना अपने आप रुक जाएंगे? नहीं रुकते, ठीक है। कब तक नहीं रुकते? जब तक आके कोई इनको रोक ना दे, ठीक है। तो जब तक इनको रोका नहीं जाता तब तक ये रुकते नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे, है ना। जैसे कि मान लो एक अलमीरा थी, अलमीरा रेस्ट में ही थी, तुमने फोर्स लगाया था तब भी वो रेस्ट में थी। क्यों रेस्ट में थी? क्योंकि यहाँ पर तुम फोर्स तो लगा रहे थे, पर तुम्हारा फोर्स क्या हो रहा था, बैलेंस हो जा रहा था। कौन बैलेंस कर रहा था? फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा था। लेकिन अगर कभी अनबैलेंस फोर्स आया, मतलब ऐसा फोर्स जिसको कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा, उस कंडीशन में क्या करेगा कि हमारी चीज क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, है ना। सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आप अगर अभी क्लास हो जाएगी, क्लास के बाद जाके बिस्तर पे डल जाओगे, यानी रेस्ट की कंडीशन में डल जाओगे, तो रेस्ट की कंडीशन में डले रहोगे, है ना। कब तक डले रहोगे? जब तक कोई आके तुम्हें बुला नहीं लेता कि भैया अब तो उठ जा, ठीक है। सो दिस इज द केस, ठीक है। सो आप क्या करना चाहते हो? जैसे आप करना चाहते हो, आप अपनी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहते हो, है ना। आप आपकी स्टेट अगर रेस्ट की है तो रेस्ट की स्टेट को क्या करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, है ना। या फिर खेल रहे हो, मोशन में हो, है ना, यानी खेल रहे हो, तो आप अपनी स्टेट को क्या आप खेलते रहना चाहते हो, है ना। तो आप अपनी स्टेट को क्या करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो। वैसे ही एक बॉडी के साथ होता है, इट ऑलवेज वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में, और अगर मोशन में तो मोशन में कंटिन्यू करना चाहती है अपनी स्टेट को। कब तक कंटिन्यू करती है? जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स आके उसको रोक ना दे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिख रहा होगा, देखो फुटबॉल वाला जो एग्जांपल में दे रहा था, है ना। जैसे कि फुटबॉल रेस्ट में है तो रेस्ट में है ना, अपने आप तो कहीं ऐसा होगा नहीं कि अपने आप जाके गोल के अंदर चली गई, है ना। कुछ तो एक्ट करना पड़ेगा। आप आए, आपने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल गई और जाकर कहा, आपने कौन सा फोर्स लगाया? आपने एक अनबैलेंस फोर्स लगाया। मेरे हिसाब से पेन दिख रहा होगा मेरा, आपने एक अनबैलेंस फोर्स लगाया। अनबैलेंस फोर्स लगाने के बाद आपकी फुटबॉल क्या कर गई, मूव कर गई, ओके, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, that a body wants to continue its state of rest or its state of motion unless it is acted by an external unbalanced force। कोई external unbalanced force आके act नहीं करता तब तक वो नहीं करेगी मूव, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को ये? मैं ना बोलो। Yes, sir. हाँ साजिद, कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके मैं आगे बढ़ूं, चलो मैं आगे की साइड मूव कर रहे हैं, चलो। सो यही जो स्टेट ऑफ रेस्ट और यही स्टेट ऑफ मोशन है, इसको हमने क्या कहा था, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा। अब हमारी हम लोगों को समझना है कि इनर्शिया क्या होता है। ओके, सो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है, ध्यान देना, इनर्शिया का मतलब होता है कि हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या होती है कि वो मोशन को, वो चेंज को क्या करे, रेजिस्ट करे, है ना। स्टेट ऑफ मोशन और या स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या करे, रेजिस्ट करे। रेजिस्ट करेगा क्या मतलब होता है, जैसे कि आप गए, आपने एक ट्रक को धक्का देने की कोशिश करी, अब वो ट्रक क्या करेगा, ट्रक वहां से मूव नहीं करेगा, है ना। तो ट्रक क्यों मूव नहीं कर रहा? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना होने दे, है ना।
मान लो कि अगर ट्रक है तो ट्रक अगर रुका हुआ है तो वो रुका रहना चाहता है, ठीक है। और अगर मूव कर रहा है, अगर एक ट्रक मान लेते हैं किसी ढलान से नीचे की साइड आ रहा है तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है ना, आपको जाके उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको जाके फोर्स लगाना पड़ेगा और उसके चक्कर में क्या होगा, आप ट्रक के नीचे आ जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। चलो, सो हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो रेजिस्ट करे चेंज इन मोशन को, है ना। वो उसकी स्टेट को चेंज नहीं होते देखना चाहता, वो ना मोशन को चेंज होते देखना चाहता है, ना रेस्ट को चेंज होते देखना चाहता है। और यही टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है ना। इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, लॉ ऑफ इनर्शिया यूज किया था हमने। फर्स्ट लॉ को क्या बोला था, लॉ ऑफ इनर्शिया यूज किया था ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी क्या था, वो यही था कि हमारा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, हमारे उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता, उसकी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। सो दिस वाज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आगे पढ़ो। ये किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा इनर्शिया होता है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मास कितना है एक बॉडी का, ठीक है। जैसे कि एक ट्रक है और एक साइकिल है, एक साइकिल आपके सामने आ रही है और एक ट्रक आपके सामने आ रहा है। मैंने आपको ऑप्शन दिया कि दोनों में से एक को, किसी को रोक लो, किसको रोकने जाओगे, साइकिल। साइकिल को, ट्रक के सामने मत चले जाना। चलो, सो ऑब्वियस सी बात है, साइकिल के साथ साइकिल को रोकने के लिए जाओगे, है ना। तो क्यों जा रहे हो साइकिल को रोकने के लिए, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है ना। अगली बार से उसको लैंग्वेज में समझाना होगा तो क्या बोलोगे कि उसका इनर्शिया कम है ना। और इनर्शिया कम है तो वो अपनी स्टेट को ज्यादा आसानी से चेंज कर सकता है, ठीक है। इनर्शिया यानी स्टेट को चेंज करना है ना, तो वो अपनी स्टेट यानी उसकी जो मोशन वाली स्टेट है उसको वो आसानी से क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। जबकि क्यों उसका इनर्शिया कम क्यों है, साइकिल का इनर्शिया कम क्यों है, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है। वहीं अगर मैं ट्रक की बात करूं, ट्रक जिसका क्या है, मास बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी स्टेट चेंज होने में भी, उसकी जो मोशन की स्टेट है उसको चेंज होने में भी क्या लगेगा, टाइम, उसको लगाने के लिए भी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ये लाइन याद रखना। इस लाइन को ऐसा कैसे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है, इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ओके, सो क्लियर है इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सब लोगों को। सर। ओके, सो ये चीज रिवाइज करना, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ शेयर कर, पीडीएफ शेयर होगा इसका, ये सारी चीजें पढ़ना और कल जो भी डाउट हो पूछना, है ना। मुझे लगता है आज कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई। अभी किसी को डाउट हो तो बताओ फटाफट। ओके, सो क्लास में एंड कर रहा हूँ, है ना। बाय।